सुप्रीम कोर्ट से आज ये बड़ी खबर सामने आ सकती है। नीट की परीक्षा दोबारा होगी या नहीं होगी, इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट मामले में अहम दिन है। एनटीए और सीबीआई के जवाब पर निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है। तो एनटीए से लेकर सीबीआई तक हलफनामे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिए गए हैं। अपना रुख दोनों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच जो इस मामले में आज सुनवाई करेगी और बहुत संभव है नीट एग्जाम जिसे रद्द करने की मांग बहुत से छात्रों और संगठनों की तरफ से की जा रही है, जिसे बरकरार रखने की मांग के लिए भी छात्र जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहने वाला है, इस पर आज फैसले का दिन मुमकिन है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, जरा बताइए कितने बजे तक ये मामला सुनवाई के लिए आएगा और नीट दोबारा होगा या नहीं, इसको लेकर क्या आज संभावना जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुना दे? अंकित, तो मैंने पहले आपके दूसरे सवाल का जवाब कि क्या संभावना जताई जा रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि आज जो सुनवाई होगी उससे एक तस्वीर जरूर साफ हो सकती है कि री नीट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट क्या सोचती है। वो क्यों जो है संभावना जताई जा रही है, उसकी वजह यह है कि केंद्र सरकार हो या एनटीए हो, उसके अलावा सीबीआई भी आज जब सुनवाई होगी तो उस दौरान सील लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने वो सारे तथ्य होंगे जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ये तय कर सकती है कि क्या रीनीट करवाना जरूरी है या नहीं। लेकिन रोमाना, इस सबके बीच में मैं जो 3-4 पॉइंट्स और ऐड करना चाहूंगा और वो है जो सरकार ने हलफनामे में बातें कही हैं, फिर चाहे वो केंद्र सरकार हो या एनटीए हो। केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो पिछली सुनवाई हुई थी 2 दिन पहले, उसके बाद में मद्रास आईआईटी से डेटा एनालिटिक्स की मदद से एक पूरी जो है जांच की गई है और पिछले इसी साल की नहीं, पिछले साल के जो अंकित गुप्ता, मैं आपको रोक रही हूँ। आप जिस खबर का जिक्र कर रहे हैं, हमने खासतौर से वो खबर तैयार की है, तो दर्शकों को पहले फिर वही खबर बता देते हैं, उसके बाद आपके पास आऊंगी। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में देखिए, जिसका जिक्र अभी हमारे सहयोगी कर रहे थे, अलग अलग हलफनामे दायर हुए हैं और केंद्र सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्रालय ने हलफनामा जो दिया है उसमें सरकार की तरफ से कहा गया है आईआईटी मद्रास के डेटा एनालिटिक्स में नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं दिखी है। अगर किसी परीक्षार्थी द्वारा गलत तरीके से परीक्षा पास किया जाना साबित हुआ तो फिर उसका रिजल्ट रद्द कर दिया जाएगा। सरकार कह रही है जुलाई के तीसरे हफ्ते से नीट की जो काउंसलिंग है वो भी शुरू की जाएगी। आप जानते हैं 6 जुलाई से नीट की काउंसलिंग शुरू होनी थी, जिस पर फिलहाल रोक लगा दी गई थी। कुछ तैयारियों को लेकर यह फैसला खुद लिया गया था काउंसलिंग की तरफ, सेंटर की तरफ से। और ऐसे में एनटीए के हलफनामे में जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है उसमें कहा गया है कि कुछ परीक्षा केंद्रों से ही टॉपर होने का आरोप निराधार है और साथ ही साथ जो गड़बड़ी है वो भी कुछ रीजन्स में ही केंद्रित है। ऐसे में ये जो अलग अलग हलफनामे अभी तक अंकित गुप्ता सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचाए गए हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आज काफी हद तक, आप भी कह रहे हैं कि इसकी संभावना जताई जा रही है कि आगे के लिए तस्वीर साफ हो जाएगी। तो कुल मिलाकर यहां पर तो चाहे सरकार हो या फिर एनडीए, दोनों ही की तरफ से अपनी दलीलों के जरिए सुप्रीम कोर्ट से यही अपील करने की कोशिश कि नीट की परीक्षा पूरी तरीके से रद्द ना की जाए। अंकित, बिल्कुल रोमाना, और इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से भी वही कहा गया और एनटीए की तरफ से भी कमोवेश वही कहा गया है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान इस बात का जो है जिक्र किया था कि अगर हमारे सामने तफ्तीश में आता है, जांच में ये निकल के आता है कि बड़े पैमाने पर परीक्षा जो है लीक, पेपर लीक नहीं हुआ, बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई, तो ऐसे में पूरी तरह से रीनीट का जो आदेश नहीं देना सही होगा। लेकिन अगर ये निकल के आता है कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है, गड़बड़ी हुई है, तो रीनीट का आदेश दिया जा सकता है। ऐसे में केंद्र और एनटीए का यह हलफनामा महत्वपूर्ण हो जाता है जो ये कहता है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई। रोमाना, इसके अलावा एनटीए के हलफनामे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य निकल के सामने आया है। अभी जो मैं देख रहा था उसमें जो पटना का भी जिक्र किया गया है और यह कहा गया है कि पटना में भी जो जांच हुई है, जो एनटीए के हलफनामे में कहा गया है, उसमें भी अब तक कुछ भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है। नो क्वेश्चन पेपर वॉज फाउंड मिसिंग इन एनी ट्रंक, यानी कि जो प्रश्न पत्र वहां गए थे पटना में भी, वो कहीं से कहीं कोई लीक नहीं हुआ है और कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा पहलू है। देखना दिलचस्प होगा कि सीबीआई बताइए कि कब तक इस मामले में सुनवाई शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट में, इसको लेकर कुछ समय सामने आ रहा है क्या अंकित? रोमाना, उम्मीद की जा रही है कि दोपहर 12 बजे के बाद में मामले की सुनवाई शुरू होगी क्योंकि आइटम नंबर 40 है और ऐसे में उससे पहले के जो तमाम मामले हैं
सुप्रीम कोर्ट पहले उन पर सुनवाई करेगा, उसके बाद में इस तो आप मामले की। नजर बनाकर रखिएगा और जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी अपडेट निकल कर आएगा। सबसे पहले हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता जो मुस्तैद हैं सुप्रीम कोर्ट परिसर में आप तक ये जानकारी पहुंचाएंगे। और अब मैं आगे बढ़ रही हूं, अब जरा बात कर लेते हैं वो जो जल से जंग चल रही है, जिंदगी जो पानी ने तंग कर दी है, उसी को लेकर तस्वीरें दिखाती हूं आपको और साथ ही साथ शहर दर शहर मौसम का हाल दिखाएंगे आपको। अपन जान सभे बचावा। उस पर पानी का लेवल बहुत हाई था। एक परिवार इस गांव का निकालकर सड़क पर लाया गया है। उनके ये बर्तन हैं, खाना बनाने का एक चूल्हा है, लकड़ी है। ये एक अस्थायी व्यवस्था है। जो खाना पीना वाला रहा वही भर हाथ के आवा और सब बच चुका है। सब सामान, हाँ सब सामान बच चुका ये है। इसी साल हुआ कि हर साल? हर साल ऐसे आता है। ऐसे वो बाढ़ में जो है जो कुआं में हम सब पड़ी रही थी। तो मॉनसून आते ही देश के कई हिस्सों में तबाही का ये सिलसिला जो शुरू हो गया है। कई राज्य भारी बारिश की मार झेल रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश ने तबाही मचा रखी है। लोगों पर बारिश का पानी जो है वो कहर बनकर टूट रहा है। हर जगह बारिश ने इंसान को बेबस और लाचार बना दिया है। लाखों लोगों की जिंदगी बाढ़ के पानी में अटक कर रह गई। कई जगह तो डूबती हुई से नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। सैलाब किस कदर कहर बरपा रहा है। उत्तर प्रदेश का हाल देखिए, बिहार, असम, उत्तराखंड, ये वो राज्य हैं जो इस वक्त बाढ़ बारिश के कहर की जीती जागती मिसाल बन चुके हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों की दहाड़ लोगों को डरा रही है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून का ट्रेलर जब लॉन्च हुआ तो पानी ने लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया। उत्तर प्रदेश और बिहार में नेपाल का पानी भी पहुंच रहा है और इसी वजह से तबाही ज्यादा है। लोग इस हद तक परेशान हैं कि कुछ तो अपने घरों की छत पर रहने को मजबूर हैं। असम में तो अब भी 27 जिले बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हैं। और वहीं बिहार की तस्वीर भी आपके सामने देखिए किस तरीके से नदियां उफान पर हैं। पुल एक के बाद एक बहते हुए नजर आ रहे हैं। लिंक रोड्स जो हैं वो नदियों में तब्दील हो गई हैं और इलाकों का एक हिस्से से दूसरे हिस्से से संपर्क कटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं तस्वीर आप राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक की भी देख रहे हैं। हर तरफ कमोबेश तस्वीर एक सी ही है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, बिहार में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। बाढ़ बारिश को लेकर प्रशासन सतर्क है। बिहार में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से बारिश का ये रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश का येलो अलर्ट है आज और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। वेस्ट यूपी में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं खतरा तो वो बिहार, जहां बारिश का रेड अलर्ट है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका, मध्य प्रदेश का इलाका, जहां बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। और देश के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त एबीपी न्यूज के हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मैं आपको बता देती हूं, रविकांत को आप देख रहे हैं, गुवाहाटी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये देखिए रविकांत आपको नजर आ रहे हैं फ्रेम में। निधिश्री जो है वो बिहार मुजफ्फरपुर से हमारे साथ मौजूद है। वीरेश पांडे उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से, दीपक रावत उत्तराखंड में डटे हुए हैं, चमोली से इस वक्त आप तक अपडेट पहुंचाने का काम करेंगे। और उत्तराखंड के हरिद्वार से अजातिका हमारे साथ मौजूद है। शुरुआत में एक और बड़ी खबर से करने जा रही हूं और उसके बाद अपने सहयोगियों का रुख करूंगी। बाढ़ प्रभावित इलाका उत्तर प्रदेश का, जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के बलरामपुर और श्रावस्ती का आज दौरा करेंगे। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे और साथ ही जो राहत किट यूपी सरकार दे रही है बाढ़ पीड़ितों को, उसका भी बांटने का काम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे। कल लखीमपुर और पीलीभीत गए थे योगी आदित्यनाथ। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में हैं और देखिए उत्तर प्रदेश में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हालात
बेहतर होने की बजाय और खराब होते जा रहे हैं। यूपी में भारी बारिश के बाद कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कासगंज, लखीमपुर, शाहजहांपुर, बाराबंकी, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये वो तमाम जिले हैं, ये वो तमाम हिस्से हैं उत्तर प्रदेश के जहां सबसे ज्यादा बाढ़ बारिश का कहर इस वक्त बरप रहा है, जहां लोगों की जिंदगी जो है वो मुश्किल हुई है, मुहाल हो गया है लोगों का यहां जीना। फिलहाल बाढ़ बारिश ने लोगों को बंधक बना लिया है। कुछ लोग अपने घरों की छत पर रहने को मजबूर हैं इस बारिश के मौसम में। तस्वीर देख रहे हैं ना आप, कासगंज की, बाराबंकी की, लखीमपुर की, सिद्धार्थनगर की, शाहजहांपुर की, पीलीभीत की। सीधे अब आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड पर। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश, वीरेश पांडे के पास आपको लेकर चलते हैं। श्रावस्ती में मौजूद हैं, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला ये इलाका, सबसे ज्यादा बाढ़ बारिश की मार यहीं पर देखने के लिए मिल रही है। और आज तो बाकायदा इस इलाके में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जता दिया गया है। वीरेश, देखिए, खासकर जो नेपाल से सटे हुए जिले हैं वो ज्यादातर बाढ़ से प्रभावित हैं। 15 ऐसे जिले हैं जो बाढ़ग्रस्त हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण के जरिए नहीं बल्कि जमीन पर उतरकर, पानी में उतरकर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम के साथ निरीक्षण कर रहे हैं। कल लखीमपुर, पीलीभीत में उन्होंने निरीक्षण किया। आज वो श्रावस्ती आ रहे हैं, 11:30 बजे वो आ जाएंगे और उसके बाद से श्रावस्ती में राहत सामग्री वितरित करने के बाद, जो पीड़ित हैं उनसे मिलने के बाद, अधिकारियों को निर्देशित करने के बाद वो यहां से सटे हुए जिले बलरामपुर जाएंगे। वहां भी वो निरीक्षण करेंगे और खुद उतरते हैं। राप्ती हो, घाघरा हो, जो एसडीआरएफ के लोग हैं उनके साथ वो नाव पर बैठते हैं और खुद जायजा लेते हैं। ये प्रक्रिया आज भी चलेगी। बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को आपने देखा होगा और बाकी लोगों को देखा होगा कि हवाई सर्वेक्षण करते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठ गए और चार्टर्ड प्लेन में बैठकर वो करते हैं, लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री नहीं करते हैं, जमीन पर जाते हैं। तो ऐसे में आज भी हमें ये देखने को मिलेगा। मैं खुद श्रावस्ती में मौजूद हूं और वो जो दृश्य है वो दिखाने की कोशिश करूंगा। हर तरफ जो है पानी है, यानी पानी से लोगों को निकालकर जो ऊंची जगह है वहां पर रखा गया है। जिला प्रशासन मुस्तैद है, अलर्ट है, लेकिन कुछ कमियां हैं। हर बार ये बाढ़ ग्रस्त इलाका हो जाता है, बावजूद इसके जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, वो सचेतते नहीं हैं। मैं ये कहता हूं कि उनके लिए ये आपदा में अवसर है, यानी जब आपदा आती है तो उन्हें धन कमाने का, भ्रष्टाचार करने का एक अवसर की प्राप्ति होती है। अगर ये अवसर की प्राप्ति नहीं होती, अगर भ्रष्टाचार नहीं होता, तो बाढ़ की मैं रोक रही हूं आपको वीरेश पांडे, और बेहतर होगा कि हमारे जितने सहयोगी हैं ज्यादातर अपने कैमरामैन से कहें कि तस्वीरें वो लगातार दिखाते रहें। मैं निधि का रुख कर लेती हूँ। निधि जहां पर मौजूद है उनके पीछे भी मुझे बहुत पानी नजर आ रहा है यहाँ पर। और आज तो बिहार के लिए वैसे भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट बारिश का जारी किया है। मुजफ्फरपुर में आप हैं निधि, स्थिति क्या है? रुमाना, देखिए, इस वक्त मैं रजवाड़ा घाट में मौजूद हूँ। बोचहा, मुजफ्फरपुर का ये बोचहा इलाका है और अपने सहयोगी राजेंद्र से कहूँगी कि सिर्फ कैमरे में तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि मैं मझधार में हूँ। नाव के सहारे एक किसान के साथ पहुंची हूं। चूंकि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर इस इलाके में होता है तो वो खेती करने वालों का होता है। और खेती की तस्वीर ये देखिए, बिल्कुल यहाँ इन्होंने लौकी की खेती की थी और पूरी लौकी आपको सड़े हुए नजर आएंगे जो पानी के ऊपर तैर रहे। दरअसल जब बारिश आई, तकरीबन 1 महीने से पानी की जद में हैं हम लोग और इस इलाके के लोग। और मैं कहूँगी एक बार कि ज़रा आप नाव चला करके दिखाएं कि आसपास के इलाके में किस तरीके की स्थिति है। और चलते चलते मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी। मुजफ्फरपुर का ये वो इलाका है जहाँ बूढ़ी गंडक की पानी जो है, यहाँ मतलब बूढ़ी गंडक नदी इस इलाके में बहती है। और ऐसे में वाल्मीकि नगर बैराज से जब पानी छोड़ा गया नेपाल के हिस्से से, तो इस इलाके में पानी फैला और 1 महीने से यही स्थिति है। ये थोड़ा निचला इलाका है। आज रेड अलर्ट है, यानी कि किसानों के लिए आज भी बिल्कुल यहाँ जो लोग रहते हैं उनके लिए डर का माहौल है। ललन सहनी हमारे साथ हैं। ललन सहनी से मैं बातचीत करूंगी, लेकिन इससे पहले मैं खेत की तस्वीर दिखाऊं। यहाँ मिर्ची और लौकी दोनों की खेती होती है और बिल्कुल आपको पानी में तैरते हुए ये नजर आएंगे। और ये अपने घर की तरफ जा रहे थे क्योंकि इनको लगा कि कुछ तो बच गया होगा जो ये ले जाएंगे यहाँ से बचा करके। कितना कुछ बचा है? यहाँ पर थोड़ा भी नहीं बचा है। थोड़ा भी पानी ऊपर में है तो पानी में टल के कैसे आएंगे फसल तोड़ने। इसमें मैंने खाने के लिए धान भी फसल नहीं हुआ, नहीं हरा सब्जी फसल सारे खेत में लगे हुए हैं। इससे मैंने हमारा कोई सुविधा नहीं है, नाव न है न इसमें। जिसको पास है वो अपना तोड़ फोड़ कर लेता है, नहीं तो इसमें टल के कैसे आएंगे हम पानी के अंदर। ये
सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है, इस इलाके में जो भी खेती बाड़ी करते हैं, जिनका घर चलता है खेती से, उनके साथ आफत ही यही है कि अगले 2 महीने 3 महीने तक पानी की जद में इनके खेत रहेंगे और फिर इनके लिए खाने का मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, और जो खड़ी फसल है वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर बर्बाद हो गई है। आपने तस्वीरें दिखाई निधि, में दोबारा आपके पास आऊंगी। फिलहाल जरा जल्दी से अब असम लेकर चलते हैं। गुवाहाटी से हमारे सहयोगी रविकांत मौजूद है और असम की अगर बात की जाए रविकांत, तो यहाँ तो सबसे ज्यादा ये कहा जा रहा है और तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि मार पड़ी है। इंसान तो इंसान, जानवर भी यहाँ पर बेहाल हैं। आपने तमाम तरीके की रिपोर्ट्स लगातार एबीपी न्यूज के दर्शकों तक भेजी हैं। आज आप जहां पर मौजूद हैं वहां से आप क्या तस्वीर दिखाएंगे असम की, रविकांत? देखिए, सबसे पहले तो हम गुवाहाटी में हैं, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी को दिखा रहे हैं आपको दर्शकों के लिए। ये काफी ज्यादा बहाव इसका तेज है इस समय ब्रह्मपुत्र का, और काफी नजदीक सड़क के आ गई है ब्रह्मपुत्र। इतना चौड़ा पाट हमेशा नहीं रहता है, इस समय खतरे के निशान से ऊपर बह रही है ब्रह्मपुत्र, और कई जिलों में खतरे के निशान से ऊपर है। हमने सिलचर से लेकर के दीमा, हसाओ और नौगांव की रिपोर्ट दिखाई, माजुली की रिपोर्ट दिखाई, और हर जगह पानी का जो कहर है वो उससे लोग परेशान हैं। 22 लाख के करीब लोग कुल प्रभावित हुए हैं। रोमाना बता दें कि पिछले 48 घंटे में 9 और लोग असम में मारे गए हैं, जिसकी वजह से जो मरने वालों की संख्या है कुल मिलाकर के 79 हो गई है। और इसी तरीके से पिछले 48 घंटे में करीब 13 जानवर जो हैं वो काजीरंगा में मारे गए हैं, और गैंडों की संख्या जो मरे थे वो 6 थे। इस समय 9 गैंडे अब तक कुल मारे जा चुके हैं। तो इस तरीके से न सिर्फ जानवर, मनुष्य बल्कि जानवर भी काफी ज्यादा प्रभावित है। जो आम लोग हैं उनके भी जानवर घरों में रह जा रहे हैं, जिसके कारण वो शिविरों में नहीं रह पा रहे हैं और भाग भाग करके अपने डूबे हुए घरों के आसपास रह रहे हैं, ताकि अपने मवेशी को वो चारा दे सके, उनको बचा सके। देखिए, माल और सामान का नुकसान तो हर तरफ देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन असम में सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि जिस तरीके से ये जान के नुकसान का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, और अभी अपडेट भी हमारे सहयोगी रविकांत दे रहे थे 79 पर ये मरने वालों का बाढ़ बारिश की जद में आकर जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है। मैं अब आपको जरा पहाड़ी राज्य लेकर चलती हूँ, हरिद्वार हम चलेंगे। हमारी सहयोगी जातिका सिंह वहीं पर मौजूद हैं और जरा जानते हैं जातिका से, हरिद्वार की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड पहाड़ी राज्य, और उस पहाड़ी राज्य के मैदानी हिस्से में हरिद्वार की गिनती होती है। गंगा मैया यहां से गुजरती हैं, और ऐसे में इस समय हरिद्वार, क्या गंगा के घाट पर ही आप मौजूद हैं और वहां पर क्या है तस्वीर जातिका? बिल्कुल रोमाना, गंगा घाट यानी हर की पौड़ी पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। और आपको बता दें तस्वीरों के ज़रिए, एक हफ्ते पहले यानी बीते शनिवार की तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पर और मीडिया पर फैली हुई थी, जहां नज़र आया था हरिद्वार में किस तरह से गाड़ियां पानी में बह रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि 290 यानी खतरे के निशान से ऊपर माँ गंगा बह रही थी, नदी बह रही थी, और अब गंगा जो है वो खतरे के निशान से नीचे ज़रूर बह रही है, लेकिन खतरा अब भी मंडरा रहा है क्योंकि येलो अलर्ट हरिद्वार में जारी किया गया है। बीती शाम से बारिश नहीं हुई है, गनीमत यही है कि फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल नज़र आ रही है, लेकिन अगर बारिश होती है तो यहाँ पर स्थिति और ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। लिहाजा हमें ऐसे कई घाट्स हैं जहाँ पर कई सारे जो वॉलंटियर्स हैं उनका डिप्लॉयमेंट भी दिखा था। घाटों को खाली भी कर लिया गया है। जिस घाट पर मैं मौजूद हूँ इसकी भी मैं आपको ज़रा तस्वीरें दिखाना चाहूँगी माँ गंगा के साथ ही। देखिए कैमरामैन सुनील जी, मैं आपको कहूँगी कि आप इधर की भी तस्वीरें दिखाएं। ये घाट है और यहाँ पर तमाम दुकानें यहाँ लाइन से हुआ करती थी। इन दुकानों को फिलहाल हटा दिया गया है खतरे के निशान को देखते हुए, क्योंकि येलो अलर्ट जारी किया गया है, बारिश ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसे में एहतियात के तौर पर ये कदम प्रशासन के द्वारा लिए गए हैं। फिलहाल आप देखिए यहाँ पर गंगा में स्नान करने के लिए भक्तों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। इस एरिया में भक्त दिखाई देते हैं हर रोज़, लेकिन भक्तों की जो संख्या है, जो नंबर है वो बहुत कम दिखाई दे रहा है। आम लोग कम नज़र आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रशासन की सख्ती कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। सर, आप कुछ बताएंगे यहाँ पर जब जी? ऐसा कुछ नहीं है, सब ये अफवाह है। क्यों अफवाह है? जो तस्वीरें हमने देखी थी, ये घाटों को खाली किया गया था। घाटों को खाली इसलिए किया गया है कि 30 करोड़ का ठेका है और प्रशासन हटाएगा, दुकान का पैसा बढ़ाएगा। यहाँ
देखिए आरोप है, खतरा जरूर मौसम विभाग ने बताया है। ये आप अपने धारणा अपनी बदलिए, क्योंकि मौसम विभाग की बात हम आपको बताएंगे कि अपने अपने मत हैं यहाँ पर, लेकिन कुल मिलाकर जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में पूरी स्थिति जो है वो साफ करती हुई नजर आ रही है। बाढ़ बारिश की जद में किस तरीके से हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा है। हमने तस्वीरें आपको दिखाई, अलग अलग राज्यों का हाल आपको दिखाया, और अगर आप भी इन बाढ़ बारिश प्रभावित वाले इलाकों में रहते हैं तो अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया हमारे तमाम सहयोगियों का ग्राउंड से डिटेल्स पहुंचाने के लिए। सूरजपाल उर्फ नारायण हरि उर्फ भोले बाबा, ये वो शख्स है जो 121 मौत का जिम्मेदार है, लेकिन कानून के हाथ अब तक इस तक नहीं पहुंच पाए। कानूनी दावपेच के चलते अभी तक भोले बाबा पर शिकंजा नहीं कसा जा सका। एसआईटी रिपोर्ट में तो बाबा को क्लीन चिट तक दी जा चुकी है, लेकिन जो कुछ हुआ और जिस तरीके से हुआ उसी के चलते क्लीन चिट सवालों के घेरे में है। और इस बीच एबीपी न्यूज लगातार बाबा को लेकर पड़ताल में लगा हुआ है, और उसी पड़ताल के तहत एबीपी न्यूज की टीम भोले बाबा से जुड़ी उस जगह पर पहुंची जो इस भोले बाबा उर्फ सूरजपाल का, जहां से उसकी शुरुआत, वहीं से बनने की कहानी में सबसे महत्वपूर्ण जगह है। ये वो जगह है जो भोले बाबा का ससुराल, जहां इसके कई राज जानने वाले हैं। और ऐसा ही एक शख्स भोले बाबा की पत्नी का भाई, जिसने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में भोले बाबा की सारी पोल खोल कर रख दी। प्रेमवती के भाई यानी कि सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के साले इस वक्त एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद हैं। मेवाराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। प्रेमवती आपकी बहन, जिनकी शादी भोले बाबा से हुई, आपने बताया कि तकरीबन 55-56 साल हो गए हैं उनकी शादी को। जब शादी हुई तो उस वक्त भोले बाबा कैसे थे, सूरजपाल जी कैसे थे, आपकी पहली मुलाकात कैसी थी? लड़का थे, बालक उम्र क्या थी, कैसे थे, क्या बातचीत होती थी? बातचीत ऐसी होती थी और साधारण बातचीत होती और कोई बात होती नहीं थी। शादी कैसी थी? शादी सही थी। मतलब क्या क्या इंतजाम किए गए थे, किस तरीके की शादी की गई? दावत थी, बारात आई थी, बारात चढ़ी थी। तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये लड़का जिससे आप अपनी बहन का ब्याह रचा रहे हैं, तो वो लड़का आगे जाकर के इतना बड़ा बाबा बनेगा, इसके पीछे इतनी भीड़? ये किसी को कोई अब वापस की मालूम आती क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन क्या करेगा, ये किसी को ना मालूम, ना हम मालूम तो होते तो उस वक्त नहीं। तो जब आपने गए थे लड़के देखने गए, सूरजपाल जी को देखने के लिए जब आप गए थे, तो उस वक्त क्या लगा था आपको, क्या पसंद आया कि बहन का रिश्ता जो है वो इनके यहाँ कराया? लड़का पसंद हो गया, शादी रिश्ता तय कर दिया। संपत्ति सब देखे, पढ़ाई लिखाई सहायता अच्छी थी। अच्छा, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे थे? वाले कौन सा क्लास का वो तो याद नहीं। जो मैंने याद नहीं। अच्छा, तो जब शादी हो गई तो उस वक्त तक बाबा वगैरह इस तरीके का कोई बात नहीं थी? नहीं। तो ये कब हुआ शुरू? ये 2000 से शुरू हुआ। शादी हुई है आपकी साल 1968? 1968। हाँ, ये 2000 तक, मतलब शादी के 32 साल के बाद ये शुरू हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ 2000 से बताइए, जब वो आध्यात्म की तरफ गए, बाबा की तरफ बनने के लिए गए, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सत्संग करते रहे। कहाँ पे? अब जन कहाँ बता पा, हम साथ छोड़ रहे हर जगह। लेकिन आपको पता तो चलता होगा ना? सब जगह इटावा, मैनपुरी और अलीगढ़, हाथरस, मेरठ, दिल्ली, गाजियाबाद, सब जगह। उत्तर प्रदेश में शायद एक आध जगह रहेगा, नहीं सब जगह गए। सब जगह सत्संग करते रहे। तो उस वक्त दौरान आप लोगों की बातचीत होती थी? बातचीत तो खास तो 2000 में ही, फिर बातचीत नहीं हो पाई, भीड़ में बातें नहीं कर पाई। मतलब चक्कर जो हम जाते तो हमारे संग एक जे जाता तो हम चले, तो लाखों भीड़ एकदम पीछे हमारे लग जाती, तो हम जाएंगे ही नहीं। तो उस वक्त तक आश्रम वगैरह बन गया था उनका? ये नहीं कोई और आश्रम बहादुरगढ़ में है? फिर उसके और कोई आश्रम ही नहीं था, ना है था ना अब है। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद है। संजय, सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस समय यही बना हुआ है कि एफआईआर रिपोर्ट आती है, उसमें बाबा का दूर दूर तक नाम नहीं होता। एसआईटी रिपोर्ट आती है, उसमें बाबा का दूर दूर तक नाम नहीं होता। ये बाबा को बचाने का खेल खेला जा रहा है क्या?
बिल्कुल निश्चित रूप से जो एसआईटी की रिपोर्ट आपने बताया कि कोई नाम ही नहीं है बाबा का, जिक्र तक नहीं है, ये भी नहीं हो रहा है कि बाबा कहीं भी संदेह के घेरे में है। ये कहा जा रहा सरकार की ओर से कि चूंकि आयोजन करता दूसरे थे और बाबा को वहाँ पर बतौर गेस्ट बुलाया गया था, इसलिए बाबा का दोष नहीं बनता है। लेकिन रोमाना एबीपी न्यूज़ पर उन लोगों के बयान साफ तौर पर सामने आए हैं जो न्यायिक आयोग को अपनी बात उनके सामने रख कर के आए हैं। उन्होंने एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर बोला है कि खुद बाबा ने मंच से लोगों को उकसाया, लोगों को प्रोवोक किया कि जाने से पहले चरण रज लेकर के जाएं। तो अगर इस तरह से प्रोवोक करने वाली बात है तो कॉन्स्पिरेसी की धारा तो बनती है ना, 120 की जो साजिश है आईपीसी के तहत, उस पर तो बाबा का नाम आना ही चाहिए। लेकिन बाबा का नाम अब तक ना तो एसआईटी की रिपोर्ट में आया है और ना ही जो एफआईआर है उसकी विवेचना में कहीं आया है। बाबा का तो क्लीन चिट दी जा रही है और राजनीतिक कारण सीधे इसके पीछे हैं। दलित वोट बैंक साफ तौर पर समझा सकता है कि उत्तर प्रदेश में दलितों को नाराज करके कोई भी सत्ता में अच्छी स्थिति में नहीं आ सकता है। ये बात हाल के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने संजय, और शायद यही वजह है कि एक तरफ एफआईआर, एसआईटी रिपोर्ट, उसमें बाबा का दूर दूर तक नाम नहीं, और दूसरी तरफ जो विपक्ष है उत्तर प्रदेश में, जिसमें कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक, वो भी इस दलित वोट बैंक की अहमियत समझते हैं और उनके निशाने पर भी जितनी बाबा होने चाहिए थे उसके मुकाबले योगी सरकार, स्थानीय प्रशासन, विपक्ष भी उसी पर निशाना साध रहा है। विपक्ष भी कहीं ना कहीं बाबा को लेकर उस तरीके से अपने बोल जो है वो तीखे नहीं कर रहा है, नरमी कुछ बरतता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, बाबा का नाम लेने तक को तो कोई तैयार नहीं है, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हों। अब देखिए अखिलेश यादव ने पूरा योगी सरकार को इस पूरे मुद्दे पर घेरा है, लेकिन उन्होंने भी ये नहीं कहा कि बाबा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी ऐसा कोई बयान नहीं आया है। केवल और केवल मायावती बाबा को लेकर के बात कर रही हैं, साफ तौर पर वो बाबा का नाम लेकर कार्रवाई की मांग कर रही हैं, क्योंकि बड़ी लाजमी बात है कि बाबा जो है उसका दलितों में अच्छा खासा प्रभाव है। दलित जाति से जुड़े हुए लोग जो है बाबा के अनुयायी हैं और मायावती नहीं चाहती हैं कि कोई दूसरा उनके अलावा उत्तर प्रदेश में कोई ध्रुव बने जो दलितों का हितैषी होने की बात करे, दावा करे, क्योंकि मायावती का तो पूरा का कोर वोट बैंक जो है वो जाटो वोट बैंक है और दलित वोट बैंक है, और बाबा इन्हीं दोनों में अपनी अच्छी खासी पैठ रखता है। अब लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो दलित वोट बैंक छिटका किसका, मायावती का और भारतीय जनता पार्टी का, गया किसको है, समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को। तो ऐसे में सीधी बात है कि नरमी बरतेंगे ही, क्योंकि इसी नरमी का फायदा आगे लेने की उम्मीद भी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत दूसरे जो विपक्ष के नेता है। तो बाबा पर सीधे तौर पर हमलावर केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी है। सरकार भी नरमी बरत रही है। लेकिन आपने बहुत सही बताया कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो बाबा पर, मायावती जो है वो कहीं ना कहीं हमलावर नजर आ रही है, लेकिन उसके पीछे भी उसी तरीके से वो वोट बैंक वाली राजनीति, जिसके चलते सत्ता पक्ष से लेकर अन्य विपक्षी दल, समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक, जो उस तरीके से बाबा के खिलाफ सख्त बोलते सुनाई तो कम से कम नहीं पड़ रहे हैं। और देखिए हाथरस में अपने पाखंड का साम्राज्य सजाने वाला भोले बाबा, पड़ताल के लिए हमारे सहयोगी अहमद बिलाल उस जगह पहुंचे जहां 1968 में सूरजपाल की शादी हुई थी। वहां के लोग इतना सब कुछ हो जाने के बाद क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। आपको वो घर दिखाने जा रहे हैं जो कि सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की पत्नी का पैतृक आवास है। ये देखिए, ये कच्चा मकान है, 2 कमरों का ये कच्चा मकान है, जिसमें भोले बाबा की पत्नी जो है प्रेमवती, जिनकी पैदाइश यहाँ से हुई है, और भोले बाबा की शादी भी जो है वो इसी घर से हुई थी। इसी कच्चे मकान से भोले बाबा की शादी जो है वो हुई थी। बारात जो है वो उनकी इसी मकान में आई थी, और प्रेमवती के भाई मेवाराम जो हैं वो अभी भी इस गांव में रहते हैं। कुछ साल पहले तक वो इसी मकान में रहते थे, लेकिन अब इस मकान से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर उन्होंने अपना नया मकान बना लिया है। लेकिन उन्होंने भी एबीपी न्यूज़ को बताया कि भोले बाबा की शादी जो है वो इसी कच्चे मकान से हुई थी, जब जो है वो भोले बाबा की बारात जो है वो यहाँ पर आई थी। बेहद गरीब परिवार से जो है वो उनका ताल्लुक है। आज भले ही भोले बाबा के पास जो है वो कई आश्रम हैं, विलासिता की ज़िंदगी जो वो है वो गुजार रहे हैं, लेकिन उनकी जो शुरुआत हुई थी भोले बाबा की, उनका जो पैतृक आवास
पास है वो भी जो है वो इसी तरीके की ज़मीन का था, और उनकी जो पत्नी हैं उनकी भी शुरुआत जो है वो इस कच्चे मकान से हुई थी जहां पर उनकी पैदाइश हुई थी, और बेहद गरीब परिवार से इनका ताल्लुक था। लेकिन 1968 में इसी मकान से उनकी शादी हुई थी, और शादी के तकरीबन 5 साल के बाद भोले बाबा जो है वो यूपी पुलिस में भर्ती हुए, जहां से सन 2000 के करीब जो है वो भोले बाबा ने VRS लिया, और उसके बाद जो है वो आध्यात्म की ओर मुड़ गए, और उसके बाद वो प्रवचन देने लगे, जिसके बाद उनका नाम सूरजपाल से भोले बाबा के तौर पर जो है वो प्रसिद्ध हो गया। तो यही वो मकान है। एक बार हम फिर से मकान के अंदर हम ले जा कोशिश करेंगे। जो प्रेमवती हैं उन वो आपकी क्या लगती? बुआ जी थी, लेकिन वो परमात्मा है। अच्छा, उनको बुआ जी नहीं बोलती है? नहीं, परमात्मा बोलती है। नहीं, क्यों? माता श्री बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा है। कैसे परमात्मा है, वो हमारे लिए परमात्मा है। आप मानोगे तो आपको महसूस होगा क्या है परमात्मा है, क्या है। आप मानती हैं तो आपको क्या मानते हैं? हमें महसूस होता है परमात्मा है हमारे साथ। जो भी घटना घटती है उसमें सहयोग देते तो हैं परमात्मा। कैसे सहयोग? जो भी हम अंदर इच्छा करते हैं वो हमारा पूरा होता है, तो उसको मानते हैं हम परमात्मा ही कर सकते हैं। इच्छा कोई इंसान तो नहीं कर सकता। तो ये भोले बाबा के ससुराल में एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव पड़ताल आप देख रहे थे। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। नीट परीक्षा से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है। सीलबंद लिफाफे में ये जांच रिपोर्ट जो सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी गई है। सीबीआई ही नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रहा है। अलग अलग राज्यों में सीबीआई ने किस तरीके से ये पेपर लीक के तार जुड़े हुए हैं इसको खगाला, गिरफ्तारियां की, और अब पूरी की पूरी जांच रिपोर्ट जो सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से। अंकित, क्या ये सीलबंद लिफाफे में जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसको लेकर सूत्र कुछ जानकारी दे पा रहे हैं? सीबीआई की इस रिपोर्ट में क्या कुछ जानकारियां साझा की गई हैं अदालत से? रोमाना, वैसे तो जो है आपने भी जिक्र किया कि सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी गई है, और ये रिपोर्ट तभी खुलेगी जब जो सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई शुरू करेगा। लेकिन सूत्रों से ऐसी जानकारी जरूर मिल रही है कि ईओयू से लेकर के जो तमाम एजेंसीज थी, जो अलग अलग जो पुलिस एजेंसीज थी जिन्होंने इस मामले की जांच की थी, सीबीआई को मामला हैंडओवर करने से पहले उनकी जांच में क्या आया था और सीबीआई की जांच में उसके बाद में किस तरीके से जो तथ्य सामने आए हैं, इस बात का जिक्र किया गया है इस रिपोर्ट में। और इस रिपोर्ट की एक अहम भूमिका होगी जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना कोई रुख तय करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार हो या एनटीए हो, वो तो लगातार यही कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो गड़बड़ियां नहीं पाई गई हैं। लेकिन सीबीआई जो कि इस मामले की जांच कर रही है, उसकी रिपोर्ट में क्या वही तथ्य है जो कि जो है केंद्र सरकार और एनटीए के हलफनामे में थे? ये सबसे बड़ा पहलू है, और वो रिपोर्ट एक जो बड़ा आधार बनेगी सुप्रीम कोर्ट का जो भी रुख सामने आएगा उसको लेकर के। लेकिन अभी तक जांच को लेकर कम से कम सीबीआई की हम ये कह सकते हैं कि सीबीआई की जो जांच का दायरा था वो किसी एक राज्य तक सीमित नहीं था। अलग अलग राज्यों में नीट पेपर लीक के तार किस तरीके से जुड़ रहे थे वो सीबीआई की जांच में हमने देखा। और ऐसे में इससे बिल्कुल उलट जो एनटीए की तरफ से हलफनामे में बातें कही गई हैं कि साहब ये गड़बड़ी जो है वो केंद्रित है कुछ रीजन्स में, तो शायद सीबीआई की जांच का दायरा उसको काउंटर करता हुआ यहां पर नजर आता है। अब देखना होगा कि सीलबंद लिफाफे में क्या कहा गया। अंकित, बिल्कुल रोमाना, इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि देखिए एनटीए और केंद्र सरकार ने तो अपना पक्ष रख दिया है, लेकिन सीबीआई जो कि जांच एजेंसी है जिसकी जांच का दायरा जिस बात का आप भी जिक्र कर रहे हैं ना, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो पटना तक सीमित है। पटना, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात और वो तमाम राज्य जहां से इस बात की आशंका भी बनी थी कि पेपर लीक हो सकता है या गड़बड़ी हो सकती है, उन तमाम राज्यों की जो स्टेट पुलिस ने या यूनिट्स ने जो जांच की थी उनको कंपाइल किया गया है, और उसके आधार पर सीबीआई ने जो अपनी जांच आगे बढ़ाई है उस बात को जो है देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कैसे रखा है सीबीआई ने। जी बिल्कुल, तो सीबीआई, एनटीए, केंद्र सरकार सब अपना अपना जो रुख है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कर रहे हैं, और अब इंतजार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुंबई हिट एंड रन केस, इसी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, और खुलासा यह हुआ पुलिस की शुरुआती जांच में बात सामने आई है। आरोपी मिहिर शाह ने अपनी उम्र को लेकर गुमराह किया था। पता ये चला कि बार में अपनी उम्र गलत दिखाई थी मिहिर शाह ने। रिकॉर्ड्स के मुताबिक मिहिर शाह की उम्र 23 साल है, लेकिन बार में अपनी उम्र 27 साल दिखाई थी ताकि वो एक ड्रिंक ले सके। दरअसल मुंबई के बार में जो विस्की है वो 25 साल से कम उम्र के लोगों को सर्व नहीं की जा सकती है, और ऐसे में विस्की पीने के लिए मिहिर शाह की तरफ से अपनी उम्र जो है वो 27 साल बताई गई थी, जबकि उम्र मिहिर शाह की
23 साल है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं। सूरज, तो कहीं ना कहीं शराब पी और शराब पीने के लिए उम्र भी गलत बताई, अब ये कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं तफ्तीश में। जी बिल्कुल, देखिए ये बार की तरफ से दावा किया गया है, पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि बार ने बिफोर एंट्री मतलब एंट्री से पहले मीर शाह उसके दोस्तों का आईडी कार्ड चेक किया था, जिसके मुताबिक मीर शाह के दोस्तों की उम्र 30 साल के करीब थी। वहीं पर मीर शाह की उम्र 27 साल बताई गई थी। मीर शाह उनके रेगुलर कस्टमर हैं और इसी के चलते मिहिर पर इनका ट्रस्ट भी था। और साथ ही उसका मिहिर का फेसबुक पोस्ट भी देखा जाए, फेसबुक पर जो अबाउट लिखा होता है उसमें भी देखा जाए तो मिहिर ने अपने आप को 27 साल ही प्रोजेक्ट किया है। ऐसे में अब वर्ली पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर ये फेक क्या आधार कार्ड है या फेक आईडी कार्ड है या फिर बार के लोग झूठ बता रहे हैं, क्योंकि बार पर जो कार्रवाई की गई है एक्साइज विभाग से हवाला यही दिया गया है कि उन्होंने कम एज के उम्र के आयु वाले व्यक्ति को वो शराब सर्व की जो उसे सर्व नहीं किया जा सकता। ठीक जी, बहुत शुक्रिया आपका सूरज ओझा इस तमाम जानकारी के लिए। क्योंकि एनटीए जो है वो पटना में किसी भी तरह के पेपर लीक की घटना को नकार रहा है। अब तक इस केस में सीधे तौर पर पेपर लीक के अगर कहीं से सीधे आरोप लगे तो वो पटना और झारखंड से तार जुड़े थे, लेकिन अब एनटीए ने अपने हलफनामे में पेपर लीक को साफ तौर पर नकार दिया है। एनटीए की तरफ से इनकार किया जा रहा है, पटना में पेपर लीक नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने हलफनामा दायर किया है और इस हलफनामे में बड़ा दावा, पटना में पेपर लीक से एनटीए का इनकार।